एवरीवन वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 मोशन ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। ठीक है, तो समझेंगे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कि मोशन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आता है वो मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन मतलब जब एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तब हम बोलेंगे बॉडी मोशन में। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट को पढ़ना है चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में डिफरेंस पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है। ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ना है हमने। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। तो हमें कुछ चीज़ें रेस्ट में दिखाई देती है, कुछ मोशन में, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव्स। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स हैं मोशन के। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ठीक है, तो एटम्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स है कंटिन्यूसली हर चीज़ मोशन में। ओके, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर, मोशन कब होता है। ठीक है, तो मोशन कब होगा जब एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ, तब मोशन होगा। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउएवर देयर आर सिचुएशन व्हेन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, तो ऐसा भी होगा जहाँ पर मोशन हम इनडायरेक्ट एविडेंस से परसीव करेंगे कि हो रहा है। ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल we infer the motion of air by observing the movement of dust and the motion of leaves and branches of trees। तो एयर तो हमें मूव करती हुई नहीं दिखाई देती। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एयर की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है या लीव्स है या ब्रांचेस है ये मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि कैसे मूव कर रहे हैं, एयर मूव करा रही है इनको। तो एयर मूव करा रही है तो वो खुद भी मूव कर रही होगी, तो एयर भी मोशन में। तो इनडायरेक्टली देख रहे हो आप कैसे, डायरेक्टली नहीं देख रहे हम एयर को, लेकिन उसके थ्रू जो मोशन हो रहा है उसको हम देख के हम इन्फर कर सकते हैं कि एयर भी मोशन में है। ओके, व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन, इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये आपको पता है कि सनराइज सनसेट ये हम पढ़ेंगे भी क्लास 10th में कैसे होता है। ठीक है, मतलब इसमें इस रिलेटेड जो फिनोमिना है, रेडिश कलर ऑफ सनराइज एट सनसेट एंड सन। ओके, तो उसके बारे में हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें तो मोशन की वजह से होता है। ठीक है, जो बेसिक्स आपको पता है, जो अर्थ है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हमें क्लॉकवाइज सन रोटेट करता हुआ दिखाते थे, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, सनसेट होना और चेंजिंग सीजन, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो। इफ इट इज़ ट्रू व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्यों नहीं देख पा रहे मोशन ऑफ अर्थ का होते हुए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम अर्थ पे हैं। ठीक है, अर्थ इतनी हम बहुत छोटी एंटिटी है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, तो हमें वो मोशन होता हुआ नहीं दिखा रहा है, और ग्रेविटी हमें बाइंड करे हुए। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है ना, अगर हम सपोज एक बस में बैठे हो तो बस चल रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड से बस चल रही है, तो अगर बाहर को आप ना देखो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप, जैसे ट्रेन में होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हम मूव कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या है, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी है, हायर क्लास में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो हमारे बीच में मोशन नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर वन अदर पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये बस वाला एग्जांपल ही देख लो। बस में जो लोग पैसेंजर है आपके साथ बैठे हुए, जो इमेजिन करो आप बस में बैठे हो और आपके आसपास बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि जो सारे पैसेंजर है वो मोशन में है कि रेस्ट में, तो आपको लगेगा आपके रिस्पेक्ट पे तो रेस्ट में। लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा होगा बस के बाहर, तो उसको पता चलेगा कि ये सब मोशन में है। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म्स है, मतलब डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आप देख कहाँ से रहे हो मोशन को। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। A person standing on the roadside perceives the bus along which the passenger is moving. However, a passenger at the bus sees his fellow passenger to be at rest. ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, तो क्या करती है ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, समझते हैं। मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट may move in a straight line,
अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ज़्यादातर मोशन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कोई रोटेशन मोशन है, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर पाथ में कॉम्बिनेशन भी है इनका, वाइब्रेशन मोशन, बहुत टाइप के मोशन है। ठीक है, तो some may rotate and a few other may vibrate, this may be situation involving combination of this। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करेंगे। बॉडी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन, देखो हम क्या करते हैं फिजिक्स में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, सिंपल चीज़ों को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जब हमें सिंपल चीज़ों के प्रिंसिपल समझ में आने लगेंगे तभी हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझ पाएंगे। We shall also learn to express our motion through simple equation and graphs। ठीक है, ग्राफ्स और इक्वेशन को समझेंगे। लेटर we shall discuss many ways of describing circular motion। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। इसके बाद यहाँ कोई एक्टिविटी भी दिया, आप इसको देख सकते हो। वी थिंक बाय द, मैं इसको लीव कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार स्टडी कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट होगा इससे रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लोकेशन एक ऑब्जेक्ट की बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वो हम चूज़ करेंगे। वो रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो एक रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो जो स्कूल है वो कितना है, 2 किलोमीटर नॉर्थ है। आपको पता नहीं है डायरेक्शन के लिए नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ यहाँ पर 2 किलोमीटर नॉर्थ में स्कूल है, स्कूल है, ये रेलवे स्टेशन है। ओके, इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो देखो मैंने कैसे बताया स्कूल कहाँ पर है, मैंने बताया रेफरेंस पॉइंट का माना, मैंने रेलवे स्टेशन को बोला कि रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नॉर्थ में, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो कहीं भी चूज़ कर सकता था और कुछ भी चूज़ कर सकता था मैं रेफरेंस पॉइंट को, उसके रिस्पेक्ट में बताता भी। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले रेफरेंस पॉइंट चूज़ करेंगे, वो कहीं भी हो सकता है। अब उसी के रिस्पेक्ट में आप सारी चीज़ों को बताओगे कि वो वहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओके, motion along a straight line, the simplest type of motion is the motion along a straight line। we shall first learn to describe this by an example। तो straight line motion को देखते हैं। consider the motion of an object moving along a straight path। एक ऑब्जेक्ट है, ये straight path में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ये straight path में मूव कर रहा है। ठीक है, the object start is journey from O which is treated as a reference point। let A, B, C represent the position of the object at different distance। देखो डायग्राम में दे रखा है, देखो O पॉइंट ये ओरिजिन हो गया, तो ये अलग अलग पॉइंट है। O से A कितना है आप देख रहे हो 60 यूनिट है, B कितना है 35 यूनिट है, C कितना है 25 यूनिट है। ठीक है, ओके नाउ लेट A, ओके एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू C एंड B एंड रीचेस A। तो पहले C पे गया, फिर B पे गया, फिर A पे गया, देन इट कम बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस C थ्रू B। तो वापस C में आ गया। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है यह। ठीक है, इसके बाद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस OAC। कितना पाथ लेंथ कवर किया टोटल उसने, तो OA प्लस AC इतना तो किया। कितना ये 60 प्लस 25 कितना हो गया 85 हो गया, सॉरी 95, 60 प्लस ये 35 है, सॉरी। ठीक है, 25 तो यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक 35 है, तो 60 प्लस 35 95 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये एक्चुअल डिस्टेंस, उसने एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया, इसको बोलता है डिस्टेंस। टोटल कितना पार्ट ट्रेवल किया उसको बोलता है डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की बताने की जरूरत नहीं, बस टोटल पाथ बता दो। यहाँ से 60, डायरेक्शन लेफ्ट राइट कुछ नहीं, ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं, 60 प्लस 35 95 डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ओके, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, इसके बाद these are certain quantities okay to describe, मैंने बताया these are certain quantities which are described by specifying only their numerical value। नंबर बता रहे हैं हम, बस डायरेक्शन नहीं बता रहे इसमें। ठीक है, इनको स्केलर बोलते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज इज मैग्नीट्यूड। और जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फिजिकल क्वांटिटीज का, जैसे कि अभी है तो 95, ये जो है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं 95 को। ठीक है, नंबर को। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position? ठीक है,
तो यहाँ इनिशियल पोजीशन से ये इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है, देखो कितना पाथ लेंथ है, तो आप बता सकते हैं 25 सेंटीमीटर है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कितना डिस्टेंस मूव किया वो ऑब्जेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक सेकेंड, ये हाँ अब चलने लग गया। ओके, तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये बोल रहा हूँ कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, या फिर कितना पाथ लेंथ है। तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर है, 25 यूनिट है। ओके, तो इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना जो पाथ डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा था, पहले इधर होता था फिर इधर उधर था, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। इसमें एक डायरेक्शन फॉलो होगा और उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा उनको वेक्टर्स बोलते हैं, याद रखना। ओके, नाउ दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ टू सी थ्रू ए, मैंने अभी बताया। और देखना डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ गई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर केस है डिस्टेंस का, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस होगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। थोड़ा सोचो इस चीज़ को कि क्यों यहाँ क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी में किस तरह डिज़ाइन किया गया, पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप ताकि उसको सोचो, ऐसे नहीं कि बस डायरेक्ट आंसर पढ़ लिया, नहीं, पहले सोचो आप उस क्वेश्चन को भी, पॉज करिए भी सोच सकते हो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या इक्वल हो सकते हैं कभी? तो आंसर है हाँ, हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाएं यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात है, देखो ना, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, वापस मुड़ जाएगी तब फर्क आएगा, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, जैसे इसमें देखा ना अभी, यहाँ के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था नहीं था बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल, स्ट्रेट लाइन में फिर वापस मुड़ भी गई, ठीक है। बस सीधी लाइन में एक ही लाइन में एक डायरेक्शन में मूव करते जाए, स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है। ओके